नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज का वीडियो होगा नवांश पर। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे एक बात कही है कि मैं एक नवांश की सीरीज़ बनाऊं। नवांश की सीरीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, नवांश पर मैं 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आज का जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगी नवांश और आपका सुखी वैवाहिक जीवन। अभी तक मैंने नवांश पर जो बातें की हैं वो आपके विषय में ज़्यादा की हैं। नवांश का चौथा घर जो है वो आपके इष्ट बताता है। नवांश की लग्न आपके जीवन का जो सेकंड हाफ होता है, उत्तरार्ध, उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। आज मैं बात करूंगी आपसे कि नवांश जो है वो बेसिकली प्रथम रूप में विवाह के लिए देखा जाता है। तो विवाह और नवांश का क्या कनेक्शन है, कौन कौन से हाउसेज हैं, कौन कौन से भाव हैं, घर हैं नवांश के जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। सुखी वैवाहिक जीवन की कुंजी क्या आपके नवांश में ही छुपी हुई है? आज इसी पर चर्चा होगी। मैं ये चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि अभी तक आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर देव ज्योतिष मेरी जो संस्था है उसमें ज्योतिष सिखाई भी जा रही है। मैं ज्योतिष पढ़ाती भी हूँ और उसी के उसमें एक अनाउंसमेंट है कि 6 नवंबर 2024 से मेरा एक नक्षत्र का कोर्स जो है 5 क्लासेस का है बस, लेकिन वो मेरा एक, मैं कह सकती हूँ कि एक हिट कोर्स है। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, जिसने भी किया है उसने पसंद किया है। इस एक 5 क्लासेस के कोर्स से आपके जो प्रिडिक्शंस हैं, फलित जो है वो आपका काफ़ी सध जाएगा, करेक्ट होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको ज्योतिष का बेसिक ज्ञान हो, तभी आप नक्षत्र का कोर्स ज्वाइन करें। अन्यथा जनवरी से मेरा महाज्योतिष कोर्स आ रहा है जो कि आपके लिए, जिसमें कि शुरू से लेकर अंत तक एक बड़ी यात्रा होगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो 6 नवंबर के लिए अपने रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। धन्यवाद। अब बात होगी आज के वीडियो पर। आज का वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, नवांश और सुखी वैवाहिक जीवन की कुंजी, कहाँ आपकी विवाह की खुशी अटकी हुई है, इसी पर आज बात होगी। नवांश जो है वो हमारे लिए नवम भाव का एक, जिसको आप कहते हैं ना कि आप उसको काट पीट कर खोल कर रख दें, डाइसेक्शन जिसको कहते हैं, आप वो कर दें, तो ये भाग्य के भाव का एक ओपन हार्ट सर्जरी है। मतलब खोल कर रख दिया है, और इसको ब्रह्मा की वाणी भी कहते हैं। नवांश पर मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ कि अगर नवांश में कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं दिख रही है तो इस जीवन में करेंट बर्थ में आपके लिए वो चीज़ पाना या वो सुख पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए विवाह, जो कि नवांश से विशेषतः देखा जाता है, इसलिए आज मैं केवल और केवल इस पर बात करूँ। सबसे पहला, मैंने कहा ना कि नवांश के कुछ भाव हैं जो कि विवाह के सुख को बढ़ाते या घटाते हैं। सबसे पहला भाव है उसमें चौथा भाव। नवांश का चौथा भाव यानी कि विवाह का सुख तो इसी पर टिका हुआ है। अगर आपकी पत्रिका में नवांश में चौथे घर में सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रह विद्यमान हैं, यहाँ पर मैं नैसर्गिक क्रूर ग्रहों की बात कर रही हूँ। तो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नैसर्गिक और एक होते हैं तात्कालिक। नैसर्गिक का मतलब होता है कि भाई ये, इनको क्रूर माना ही जाता है, और जो तात्कालिक या फंक्शनल मैलेफिक होते हैं वो आपकी कुंडली के 6, 8, 12 भावों के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नैसर्गिक यानी शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य को आप देखेंगे। अगर इनमें से किसी भी ग्रह की उपस्थिति नवांश के चतुर्थ भाव में है तो विवाह के, आपके विवाह, जिसकी भी पत्रिका में ऐसा होगा, विवाह में आपको
सुख की कमी महसूस होगी। वो सुख किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो घर में अच्छा आपके माहौल ना हो, लड़ाई झगड़ा होता रहे, चाहे आपको ज़मीन जायदाद का सुख कम मिल पाए, चाहे आपकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस का प्रेम है, उसका सुख कम हो जाए। सुख किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पर केवल बात नहीं हो रही है कि आपका धन कम होगा, ये कम नहीं, सुख किसी भी तरह के सुख में कमी कर सकते हैं ये ग्रह। विवाह के बाद आपके विवाह में घर का जो सुख होता है उसमें कमी अवश्य कर सकते हैं ये ग्रह। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह आपकी लग्न के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं लग्न कुंडली में, और फिर ये नवांश के चतुर्थ में बैठ गए हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली यानी लग्न कुंडली के भी 6, 8, 12 के ही स्वामी हैं, क्रूर भी हैं और चतुर्थ में बैठ गए हैं, तो फिर ये आपके विवाह में सुख को बड़ा चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इनमें से किसी की उपस्थिति है और ये आपकी कुंडली के शुभ स्थानों के भी मालिक हैं, यानी आपकी लग्न कुंडली के शुभ स्थानों के भी मालिक हैं, तो आपके विवाह में सुख में बहुत वृद्धि कर देंगे। पर अगर ये आपकी लग्न कुंडली के 6, 8, 12 के स्वामी हैं और फिर शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ हैं, फिर ये चौथे घर में बैठ गए, तो ये आपके विवाह के सुख को कम अवश्य करेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं घटाएंगे। यही क्रूर और शुभ ग्रहों का फर्क होता है, अंतर होता है कि अगर क्रूर आपकी लग्न कुंडली का भी मैलेफिक बन गया तो बहुत खराब, शुभ अगर आपकी लग्न कुंडली का अशुभ स्थान का भी मालिक हो गया तो भी थोड़ा तो आपके सुख को बचाएगा, क्योंकि उसका नैसर्गिक का मतलब है उसका बेसिक नेचर अच्छा है। तो चौथा घर नवांश का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है, जो आपको विवाह मिलान के समय भी अवश्य देखना चाहिए। उसके बाद आता है नवांश का पंचम भाव। नवांश का पंचम भाव आपके विवाह का रोमांस है, फन है, फिजिकल प्लेजर्स भी हैं, क्योंकि ये आपके 7वें घर से 11वां घर होता है। तो पंचम भाव में भी अगर शुक्र हो जाए, चंद्र हो जाए, बुध, बृहस्पति हो जाए, तो आपके बीच में एक अच्छी आकर्षण, प्रेम, समझ बनी रहेगी, इमोशंस जुड़े रहेंगे। चंद्रमा बैठ जाए नवांश के पंचम में, यानी आप दोनों के बीच में मन का एक प्रेम बना रहेगा। शुक्र बैठ जाए, आपके बीच में एक आकर्षण बना रहेगा। आप दोनों लोग लंबे समय तक अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। बृहस्पति बैठ जाएं, आप दोनों के बीच में एक अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप दोनों एक अच्छा, लंबा, सुखद वैवाहिक जीवन जिएंगे। बुध अगर बैठ जाए तो भी आपके बीच में एक आप यंग मतलब कपल की तरह रहेंगे। आपको हमेशा एक नया आकर्षण, एक दूसरे में नई बातचीत, आप अपनी एक कंपेनियन, दोस्ती के रूप में आप अपने जीवन को जिंदा रखेंगे। वहीं अगर क्रूर ग्रहों की स्थिति हो जाती है नवांश के पंचम भाव में, तो ये चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। देखिए, क्रूर ग्रहों का मतलब है कि शनि, राहु और सूर्य, ये तीनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। इनकी उपस्थिति धीरे धीरे उस चीज़ से अलग करती है आपको, यानी आपके बीच का रोमांस, प्रेम, आपस की संबंध, सहचर्य, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा या उसमें कमी रहेगी ही। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। तीसरा बड़ा भाव है नवांश का अष्टम भाव। नवांश के अष्टम भाव में भी क्रूर ग्रहों की उपस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं।
कहीं ना कहीं ये आप जो एसेट्स होते हैं, ये जो एज अ कपल, एज अ मतलब जो आप एक दंपत्ति के रूप में अपने जो धन धान्य संपत्ति बनाते हैं, उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपके नवांश के अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हैं तो ये आपकी कंबाइंड जो संपत्ति होती है, जो पति पत्नी मिलकर बनाते हैं, घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, उसमें कभी ना कभी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो नवांश का अष्टम भाव एक तो धन संपत्ति का थोड़ा सा कंबाइंड वेल्थ का नुकसान दिखा सकता है, और दूसरा आपस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे का दुराव छिपाव या कुछ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस किसी के, कुछ इस तरह का भी परिणाम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। आपके कंबाइंड एसेट्स अच्छे रहेंगे, आप दोनों बढ़ाएंगे, मिलकर काम करेंगे, आपके बीच में ट्यूनिंग अच्छी होगी, है ना। पर क्रूर ग्रह है तो ये मुश्किल हो जाएगी। चौथा बड़ा भाव नवांश का विवाह के लिए है नवम। ये आपके विवाह का भी भाग्य है। तो नवम भाव में भी क्रूर ग्रहों, और क्रूर ग्रह ये चार आपको मैंने बता दिए, शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु। राहु तो ऑपोजिट होते हैं, तो राहु है तो केतु सामने होगा, केतु है तो राहु है, तो किसी एक को भी मैंने रख लिया है। और शुभ ग्रह जब मैं कहती हूँ तो बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र, ठीक है। तो ये नवम भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति तो मैं कहती हूँ मस्ट है। अब यहाँ पर मस्ट शब्द का यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये अपेक्षित है, जरूरी है, क्योंकि ये विवाह का धर्म है। यानी कि विवाह में कोई अनैतिकता ना हो, विवाह में हमारा चरित्र, हमारा धर्म सर्वोपरि रहे। क्योंकि विवाह के भी धर्म है ना कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण रखेंगे, एक दूसरे की कमियों पर काम करेंगे, एक दूसरे की अच्छाई में मतलब सुखी और दुख में दुखी होंगे। यही तो एक समन्वय है, यही तो एक सामंजस्य है विवाह का, यही विवाह का धर्म है। कितना भी हमारे पति का या पत्नी का खराब समय हो, लेकिन मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होंगी, मैं उसका साथ दूंगी या साथ दूंगा। ये कहाँ से आता है? नवांश के नवम भाव से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके विवाह में ये चीज़ें अच्छी हों, तो जब आप शादी करते हैं, जब हम मैच मेकिंग करते हैं, तो ये अष्टकूट गुण मिलान और इन सब के साथ नवांश को देखना अनिवार्य होता है, जो शायद बहुत कम ज्योतिषी करते हैं। तो यहाँ पर क्रूर ग्रहों की उपस्थिति धर्म को पीड़ित कर देती है, धर्म से अलग कर देती है, तो बस खराबी हो जाती है। कहीं ना कहीं गलतियां होंगी एक दूसरे से, आप एक दूसरे को हो सकता है जब बहुत ज़रूरत हो तब आप उसका साथ छोड़ दें, क्योंकि आप धर्म नहीं मान रहे, आप धर्म से अलग हैं, ठीक है। और अगर शुभ होगा तो अच्छा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th हाउस। बाकी सब हाउसेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि नवांश का 7वां घर स्पाउस है और आपका नवांश का 10वां घर जो है वो स्पाउस की माँ है, वो अलग चीज़ें हैं। ये शादी के लिए 4, 5, 8, 9 और 12, इन 5 भावों को देखना आवश्यक है। 12वां भाव जो है ये आपके विवाह का व्यय है, विवाह का खर्चा है। आपका किन कामों पर, किन मदों पर आप एज अ दंपत्ति खर्च करेंगे। अगर अशुभ ग्रह हैं तो बिना बात आप कर्जा लेकर भी खर्चा कर रहे होंगे। मतलब आपके अंदर वो एक डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। ये आपका थोड़ा सा 12वां घर जो है, कुछ भी कहिए, कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है। तो 12वां घर आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, आपका कितना खर्चा होगा। शय्या सुख भी है। लग्न पत्रिका में 12वां घर शय्या सुख होता है, तो नवांश में भी हम ये शय्या सुख ही मानेंगे विवाह का। फिजिकल प्लेजर्स भी हैं। यहाँ पर आप केवल अपने पति या पत्नी के लिए समर्पित हैं,
या नहीं हैं, आपके बीच में कितना सामंजस्य है, कैसा खर्चा आप करते हैं, किस मद में खर्चा करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा होगा, कोई पब में पैसे खर्च कर रहा होगा, कोई कर्जा लेके गाड़ी ले रहा होगा, कोई सोच समझ कर रहा होगा। तो किस मद में कैसे आप करते हैं, ये आपका 12वां घर बताता है। और किस तरह से आप एक दूसरे के लिए ईमानदार रहते हैं, ये भी बताता है। तो क्रूर ग्रहों की उपस्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं, शुभ ग्रहों की यहाँ पर उपस्थिति अच्छी। ये जो भेद एक मैंने बता दिया आपको शुरू में कि अगर शुभ ग्रह आपकी कुंडली के अशुभ स्थानों के भी मालिक हैं तो भी थोड़ा अच्छा फल दे देंगे, और अगर क्रूर ग्रह आपकी कुंडली के अच्छे स्थानों के मालिक हैं तो वो भी अपनी क्रूरता में थोड़ी सी कमी कर देंगे। बट अगर क्रूर ग्रह बैठा भी हो और वो खराब स्थान का मालिक हो तो बिल्कुल खराब हो जाता है। वहीं अगर शुभ ग्रह खराब स्थान का भी मालिक है तो भी, क्योंकि वो बेसिक उसमें शुभ है, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इन ग्रहों मतलब भावों में शुभ ग्रहों की उपस्थिति को अच्छा बताया है। और ये आप विवाह के मिलान के समय अवश्य देखें, क्योंकि लग्न पत्रिका से ज़्यादा आपके नवांश से ये चीज़ दिखाई पड़ती है। अगर आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह नवांश में होता है तो इसके उदाहरण मतलब मेरे पास हजारों हैं कि ऐसे लोग, चाहे पति के में हो या पत्नी के में हो, चलिए एक में भी है तो भी बहुत बड़ी बचत है। माना एक के में क्रूर है और एक के में शुभ है, तो ये जो व्यक्ति है जिसके नवांश में शुभ ग्रह है पंचम भाव में, वो हर हालत में ये कोशिश करेगा कि ये विवाह चल जाए। मतलब वो कहते हैं ना, हर कोशिश करेगा विवाह को चलाने की। अगर दोनों के शुभ हों तो बहुत बढ़िया ही चलेगा, बट अगर एक का शुभ और एक का अशुभ है तो भी कम से कम एक पार्टनर पूरी कोशिश करेगा कि विवाह चले। बट अगर दोनों के अशुभ हैं तो कोई कोशिश नहीं करेगा और इस विवाह की उम्र लंबी नहीं हो सकेगी। और अगर लंबी भी होगी तो छल कपट, है ना, एक दूसरे से मतभेद इसके साथ चलेगी। तो ये थी मेरी नवांश के 5 भावों की व्याख्या, जो आपके विवाह की यानी सफल विवाह की, सुखी विवाह की कुंजी है। आपको अगर आपके किसी भी भाव में, नवांश के किसी भी भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ये मैं एक ही उपाय सबके लिए बता देती हूँ। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर जीवन में कुछ पाना है तो हमको बैक टू पवेलियन, जिसको कहते हैं ना, अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना होगा। विष्णु जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है अगर नवांश में चीज़ें खराब हैं तो, क्योंकि 9th हाउस का डाइसेक्शन है। ब्रह्मा जी की, हमने कहा ना 9th हाउस ब्रह्मा की वाणी है, तो ब्रह्मा जी ने तो जो लिख दी सो लिख दी। अब उसको कौन थोड़ा सा ठीक कर सकता है? श्री हरि विष्णु की आराधना सर्वप्रथम, और उसके बाद आप महादेव शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। इन दो जहाँ भी आपकी एनर्जी मैच करती है, शिव जी के साथ या विष्णु जी के साथ या राम जी के साथ, विष्णु के रूप है ना, तो आप जरूर कीजिए। एक और उपाय, अगर नवांश में आपके पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, नवम में क्रूर ग्रह हैं, विवाह अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको एक मधुराष्टकम, ये श्री हरि कृष्ण जी की आराधना है, ये चलतम हसितम मधुरम ये वाली है, मुझे अभी वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं मधुराष्टकम।
आप मधुराष्टकम का पाठ करें तो भी आप पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी मधुरता का संचार होता है। ये बहुत बड़ा उपाय है। नवांश के ग्रह अगर खराब हैं तो पति या पत्नी दोनों को या फिर एक को तो मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, विवाह। अगर ये ठीक चल जाता है तो बाकी चीज़ें आपकी अपने आप, क्योंकि एक साथी मिल जाता है आपको जीवन चलाने के लिए। तो ये उपाय श्री हरि विष्णु, महादेव शिव या फिर कृष्ण जी की मधुराष्टकम का पाठ कीजिए, आपके विवाह में अवश्य सुधार दिखाई देगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इधर मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए कुछ वीडियोस नहीं बना पाई, तो शायद आप लोग निराश होकर और मेरे चैनल पर थोड़ा सा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़, मैं थोड़ा व्यस्त थी, लेकिन अब आपके लिए नियमित रूप से जो आप लोग पसंद करते हैं उसी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।